दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय काउंसलिंग के बारे में। तो दोस्तों इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ टेंशन, फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट के शिकार न हो। जी हाँ, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर लोग काम करते हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉय का उसके मैनेजमेंट के साथ भी हो सकता है और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉई अपने मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अच्छी सैलरी दी जाए, इंसेंटिव्स दिए जाएं, इंक्रीमेंट्स दिए जाएं, टाइमली प्रमोशन दिया जाए, हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए, बेटर वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए या उन्हें रिवार्ड या रिकॉग्निशन दिया जाए। वहीं कई बार अत्यधिक वर्कलोड के कारण या एम्प्लॉय का रोल क्लैरिटी न होने के कारण या अपने कलीग एम्प्लॉय के साथ में कंपटीशन या वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स के कारण एम्प्लॉयज़ जो है वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो दोस्तों इन सभी कारणों के कारण इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ को काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग को अच्छे से किया जाए तो मैनेजमेंट को कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के माध्यम से एम्प्लॉयज़ खुलकर अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ अपने वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को भी काउंसलिंग के माध्यम से मैनेजमेंट को शेयर कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी अगर अच्छे से एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग की जाए तो। वहीं अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ काउंसलिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस के कल्चर को भी हेल्दी रखा जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन बढ़ता है। क्योंकि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय इसलिए भी लगातार काम नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है। वहीं एब्सेंटिज़म भी कम होगा अगर एम्प्लॉयज़ काउंसलिंग का यूज़ किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड होकर काम करेंगे और ओवरऑल एम्प्लॉयज़ के मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए भी एम्प्लॉय काउंसलिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग कैसे की जाती है, इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने एम्प्लॉयज़ को तनाव मुक्त करे। इसके लिए वह काउंसलिंग का यूज़ करते हैं। काउंसलिंग के इस प्रोसेस में एम्प्लॉय का मैनेजमेंट या सुपरवाइज़र उसकी प्रॉब्लम को जानने के बाद उसे एडवाइस ऑफर करता है या उसे सजेशन देता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। अब यह एडवाइस डायरेक्टिव वे में भी हो सकती है और नॉन डायरेक्टिव वे में भी हो सकती है। यानी डायरेक्टिव वे में दी गई एडवाइस को एम्प्लॉय को मानना ही होता है और नॉन डायरेक्टिव वे में दी गई एडवाइस को एम्प्लॉय माने या ना माने ये उस पर डिपेंड करता है। वहीं काउंसलिंग का दूसरा फंक्शन है रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस में काउंसलर उस एम्प्लॉय को विश्वास दिलाता है या उसे एनकरेज करता है कि वह अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। इस रीएश्योरेंस में एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस आता है। कभी कभी कुछ सिचुएशन में एम्प्लॉय का मोरल कम हो जाता है या एम्प्लॉय इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट काउंसलिंग में रीएश्योरेंस का यूज़ करते हैं। वही काउंसलिंग का तीसरा फंक्शन है कम्युनिकेशन। तो दोस्तों एम्प्लॉय की मैक्सिमम प्रॉब्लम कम्युनिकेशन रिलेटेड ही होती है। एम्प्लॉय बहुत सी प्रॉब्लम अपने मैनेजमेंट से डायरेक्टली शेयर नहीं कर पाते हैं। इसी कारण कई बार मैनेजमेंट और उनके सबऑर्डिनेटर्स में कम्युनिकेशन गैप से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। सो काउंसलर का काम होता है कि वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सुने, समझे और अगर कारण कम्युनिकेशन का है तो काउंसलर एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को मैनेजमेंट को बताता है और एक सलूशन निकालने का प्रयास किया जाता है। वही काउंसलिंग का अगला फंक्शन है रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन। तो दोस्तों काउंसलिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। काउंसलिंग के बाद एम्प्लॉयज़ अपनी इमोशनल टेंशन को रिलीज़ करता है, जिससे पूरी प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं निकलता है, लेकिन सलूशन के लिए इन मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए एम्प्लॉय को अपनी इमोशनल टेंशन रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। काउंसलिंग का नेक्स्ट फंक्शन है क्लैरिफाइड थिंकिंग। जब एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम काउंसलर को बताता है तो उससे उसकी इमोशनल टेंशन रिलीज़ हो जाती है और उसके बाद एम्प्लॉय सेल्फ भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में समझने लगता है
और एक ऑर्डर वे में क्लियरली सोचने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन की सिचुएशन में एम्प्लॉय के सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, जिससे वो सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है। लेकिन काउंसलर इन सारे फंक्शंस का यूज़ कर उसे क्लेरिफाइड थिंकिंग के लिए तैयार करता है, जिससे एम्प्लॉय अब अपनी गलतियों को भी स्वीकारने लगता है और सिचुएशन के हर एस्पेक्ट को समझने लगता है। काउंसलिंग के अंदर काउंसलर का अंतिम फंक्शन है रीओरिएंटेशन करना, जिसमें काउंसलर उस एम्प्लॉय की थॉट्स को रीओरिएंटेट करता है ताकि एम्प्लॉय सही से सोचने लगे और वो आगे मिस्टेक न करे। तथा रीओरिएंटेशन में एम्प्लॉय अपनी पुरानी मिस्टेक से भी सीखता है और पुनः नई शुरुआत करता है और सही से काम पर परफॉर्म करता है। इस रीओरिएंटेशन के फंक्शन में एम्प्लॉय ये समझने लगता है कि उसे आगे कैसे परफॉर्म करना है। यानी रीओरिएंटेशन में एम्प्लॉइज़ अपनी मिस्टेक्स को समझने लगता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि उसे अब कैसे परफॉर्म करना है। यानी अगर किसी एम्प्लॉई को प्रमोशन को लेकर स्ट्रेस है तो अब उसे ये समझ में आ जाता है कि प्रमोशन के लिए उसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, उसे अपनी ही परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना हो ताकि उसे टाइमली प्रमोशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें काउंसलर उस एम्प्लॉई या काउंसलर को कोई डायरेक्शन नहीं देता है, बल्कि एम्प्लॉई फ्री होता है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने को लेकर, जिसमें एम्प्लॉई अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशन को बताता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें क्या गलत था, क्या सही था। यानी काउंसलर और एम्प्लॉय एक साथ बैठते हैं और एम्प्लॉय लीड लेता है, अपनी प्रॉब्लम को बताता है और खुद ही सोल्यूशन निकालता है। तो दोस्तों ये काउंसलिंग मोस्टली सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ या मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ में ली जाती है। वहीं काउंसलिंग का दूसरा प्रकार है डायरेक्टिव एम्प्लॉय काउंसलिंग, जो कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का अपोजिट है। इसमें काउंसलर लीड लेता है, काउंसलर एम्प्लॉय को क्वेश्चन पूछता है, काउंसलर आंसर ढूंढने में भी एम्प्लॉय को मदद करता है। तो ये काउंसलिंग मोस्टली फ्लोर लेवल या लोअर लेवल वर्कर्स के लिए यूज़ में ली जाती है। यानी इस काउंसलिंग में मैनेजमेंट या सुपरवाइज़र एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देता है, इसीलिए इसे डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग का तीसरा प्रकार है कोऑपरेटिव काउंसलिंग। नाम से ही क्लियर है, इसमें काउंसलर और काउंसलिंग दोनों मिलकर बात करते हैं, दोनों मिलकर डिस्कशन करते हैं, हेल्दी डिस्कशन करते हैं, आर्गुमेंट्स भी करते हैं, डिबेट्स भी करते हैं और दोनों मिलकर एक सल्यूशन को निकालते हैं। हो सकता है कि ऐसा सल्यूशन को लेकर एम्प्लॉयज़ और काउंसलर दोनों ही एग्री हो तो एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार सल्यूशन को लेकर एम्प्लॉय एक्सेप्ट नहीं भी करता है। एम्प्लॉय काउंसलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जाए।